हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आज मैं आ रहा हूं। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियो मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, उसकी शेप कैसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एक चीज ये डिस्कस करेंगे। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 फीचर्स ये डिस्कस करेंगे। अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, कॉज डिस्कस करेंगे। और फिर क्या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड रहता है, एक जैसा रहता है, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं तो किस तरह की चेंजेस आती हैं, ये सब चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, तो चलिए बेटा क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अर्थ इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? उसके नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं और साउथ पोल के अंदर एंटर करती हैं। किसी एक डायरेक्शन से फील्ड लाइंस बाहर एमर्ज होंगी और किसी दूसरे एंड से ये फील्ड लाइंस वापस अंदर एंटर करेंगी और विद इन द मैग्नेट ये ट्रेवल करती हैं साउथ टू नॉर्थ। यहां पे मैंने अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अभी शो नहीं की, अर्थ के सरफेस के बाहर ये रेड कलर से शो की हैं। अंदर भी ये, बिकॉज फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो ये फील्ड लाइन ट्रेवल करती हुई यहां तक आएगी, ये फील्ड लाइन घूमते हुए यहां आएगी, ये वाली घूमते हुए यहां, और ये वाली यहां पे। ठीक है, तो यही चीजें बेटा हम 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में अच्छे से कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसा है, ऐसा अपीयर होता है कि मान लो एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट हमने बरी किया हुआ अर्थ के एक्सिस के अलोंग। एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट, एक ऐसा बार मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है 8.0, यानी कि सिंपली 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला या फिर एम्पेयर मीटर स्क्वायर। मान लो अर्थ के सेंटर पे आप एक बार मैग्नेट रख दें जिसके डायपोल मोमेंट इतनी है, तो उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ठीक उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है। अर्थ के सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑर्डर रहता है दैट इज 0.1 गॉस, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻5 टेस्ला। हाँ, किसी जगह पे 1 × 10⁻⁻5 होगा, किसी स्पेस में 4 × 10⁻⁻5 होगा, किसी जगह पे 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला होगा, बट इसका ऑर्डर ये रहता है 10⁻⁻5 टेस्ला। यहां पे ये मैं कह रहा हूं ऐसा अपीयर होता है, मान लो एक बार मैग्नेट है, यार तो खुद ही एक बार मैग्नेट है, इसके एक्सिस के अलॉन्ग एक बार मैग्नेट हमने बरी किया और उसका डायपोल मोमेंट ये है। यहां एक छोटी सी चीज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी तक हम डायपोल मोमेंट की यूनिट हमेशा एम्पेयर मीटर स्क्वायर लेते आ रहे हैं, यहां पर मैंने यूनिट जूल पर टेस्ला भी लिखी है। तो बेटा याद रखिएगा, एक और यूनिट होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, दैट इज जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला ये यूनिट कहां से आई? आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल का फॉर्मूला -m.b या -mb cos थीटा। तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। डायपोल मोमेंट की यूनिट, या सिंपली ऐसा कह लें, m की जो यूनिट है वो u/b के बराबर होनी चाहिए। u की यूनिट क्या है, जूल, और b की यूनिट क्या है, टेस्ला। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल, इसकी यूनिट टेस्ला, तो वहां से ये यूनिट आती है जूल पर टेस्ला। तो याद रखिएगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर के साथ साथ जूल पर टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की यूनिट है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा अपीयर होता है कि मान लो अर्थ के एक्सिस के अलॉन्ग हमने एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट बरी किया है जिसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। ठीक वैसा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने वो बार मैग्नेट यहां पे शो किया। ठीक है, सबसे पहले मैं फिर से बेसिक से शुरुआत करता हूं। मान लीजिए ये अर्थ है। अर्थ आप जानते हैं अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। सपोज इस सेंस में ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी एक्सिस को हम ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं। दैट एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एज ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस है क्या? इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक एक्सिस। तो अर्थ के ज्योग्राफिक एक्सिस पे अर्थ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। आपने सुना ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल।
तो अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, इस पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल। हाँ, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। और जो बॉटम पे पॉइंट है इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, दैट इज कॉल्ड एज साउथ पोल। कौन सा साउथ पोल? ज्योग्राफिक साउथ पोल। इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट यूज किया यहाँ पे जी, एस के साथ भी जी और एन के साथ भी एक सबस्क्रिप्ट लगाया जी। जी स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो अर्थ अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो इसके एक्सिस पे टॉप वाला पॉइंट नॉर्थ पोल, बॉटम वाला साउथ पोल। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को एग्जैक्टली दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। हाँ, तो इस इक्वेटर को भी क्या नाम दूंगा? ज्योग्राफिक इक्वेटर। अभी अभी क्या कहा? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करती है। ऐसा लगता है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट हमने अर्थ के एक्सिस के अलोंग बरी कर दिया, तो जो उस मैग्नेट का एक्सिस है उस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अब मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस बिल्कुल कोइंसाइड नहीं करते। ये एग्जैक्टली इस एक्सिस के अलोंग नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। कितना एंगल बना रहा है? 11.5 डिग्री। सो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एक एंगल है, एक इंक्लिनेशन है, वो कितनी है? 11.5 डिग्री की। अर्थ के अंदर अगर आप देखेंगे ये ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑलमोस्ट इसी के पैरेलल है जो इसकी डायपोल मोमेंट है, बट थोड़ी सी इंक्लाइंड है। बिल्कुल इसके पैरेलल ना होकर थोड़ी सी इंक्लाइंड है इस बार मैग्नेट की डायपोल मोमेंट या अर्थ की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और किस एंगल पे इंक्लाइंड है? 11.5 डिग्री पे। तो हम ये कह सकते हैं सॉरी हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 11.5 डिग्री, राइट। और दूसरी चीज ये है तो जहां अर्थ के ज्योग्राफिक पोल्स है उसी के आसपास अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स भी हैं। हाँ, ज्योग्राफिक पोल बिल्कुल सरफेस पे है, मैग्नेटिक पोल सरफेस से थोड़ा अंदर। वैसे भी हमने बार मैग्नेट में डिस्कस किया था, मैग्नेटिक पोल्स थोड़ा अंदर लाई करते हैं। मैग्नेटिक लेंथ इज शॉर्टर देन द ज्योग्राफिक लेंथ, 6.7 टाइम्स होती है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यहां पर लेकिन जहां पे इसका ज्योग्राफिक साउथ पोल है ना, वहां पर इसका मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। और जहां पर ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां मैग्नेटिक साउथ, एस, साउथ मैग्नेटिक। तो इसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक साउथ। तो अर्थ की ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक पोलैरिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप देख रहे हैं डायग्राम में मैंने दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एंड से निकल रही हैं और यहां पे आके जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, और जहां ज्योग्राफिक साउथ है वहां से बाहर आ रही हैं। तो अगर इसको एज अ बार मैग्नेट ट्रीट किया जाए, बार मैग्नेट के किस पोल से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं? नॉर्थ पोल से। तो इसका मतलब जहां ज्योग्राफिक साउथ है वहां मैग्नेटिक नॉर्थ है, और जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां मैग्नेटिक साउथ है। ये चीज आपको याद रहेगी। बिल्कुल कोइंसाइड नहीं करते। एक्सिस क्या है? ज्योग्राफिक एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं, या ऐसा कहिए एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। वैसे मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा? इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जो मैग्नेटिक पोल से लाइन पास कर रही है वो मैग्नेटिक एक्सिस है, जो ज्योग्राफिक पोल से लाइन पास कर रही है वो ज्योग्राफिक एक्सिस है। दोनों एक्सिस कोइंसाइड नहीं करते, मतलब ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस कोइंसाइड नहीं करते, दोनों के बीच में एक एंगल है दैट इज 11.5 डिग्री। ये चीज आपको समझ आ रही है? तो यहां से फील्ड लाइंस निकली, ये इधर से आके इधर एंटर हुई। इसी तरह बीच में यहां से भी कुछ फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अगर आगे का पाथ भी ड्रॉ करूं तो इस तरह से ये क्लोज लूप बनाने जा रही हैं। ये ऐसे, ये वाली फील्ड लाइन यहां से इधर आ रही होगी, ये वाली, और ऐसे ऐसे बहुत सारी आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ज्यादा नहीं ड्रॉ की ताकि डायग्राम ज्यादा अनटाइडी ना हो जाए, क्लियर रहे डायग्राम इस तरह से। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिली। देखिए, हम मैग्नेट्स को यूज करते हैं नेविगेशन के लिए एज अ कंपास। तो मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट करता है? वो नॉर्थ साउथ में। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन को पॉइंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को, ज्योग्राफिक नॉर्थ को ना। तो देखिए, अगर किसी बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाएगा, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 हो जाए। तो अगर मैं एक छोटी सी कंपास यहां रखूं तो वो अपने आप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगी। जब पैरेलल टू फील्ड अलाइन कर रही है तो ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नीडल का, और ये साउथ। तो इसका नॉर्थ कहां पॉइंट कर रहा है? ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है कि नहीं? और वैसे भी नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक साउथ अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा? साउथ। लेकिन साउथ कहां लाई कर रहा है? जहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है, राइट।
मतलब ये हुआ, अगर यहां पे इक्वेटर के आसपास अगर कोई आदमी अर्थ के सरफेस पे खड़ा है तो उसके सिर के ऊपर से पैरेलल जा रही हैं ये फील्ड लाइंस। लेकिन अगर कोई आदमी पोल्स के आसपास खड़ा दिखेगा आपको, तो ये आप देखोगे इसके सिर से फील्ड लाइंस एंटर करती हुई दिख रही हैं। और अगर ये ज्योग्राफिक साउथ पोल के आसपास है तो ये आदमी इस तरह से खड़ा है अगर, तो इसके सर से ऐसा लगेगा इसके पैरों से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और इसके सर से इस तरह से निकलती हुई बाहर आ रही हैं। मतलब ये हुआ पोल्स पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं। और अगर पोल के पास आ जाओगे, नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ आसपास है, यहां पे फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे एंटर करती हुई दिखेंगी, सर से नीचे। और अगर आप कहीं साउथ पोल पे खड़े हो, ज्योग्राफिक साउथ जहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो वहां पे क्या होगा, नीचे से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो पोल्स पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। लेकिन इक्वेटर के आसपास आ जाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल है। मैंने तो यहां ज्योग्राफिक इक्वेटर ड्रॉ किया, आप चाहें तो मैग्नेटिक इक्वेटर भी एक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिक इक्वेटर जो है वो इमेजिनरी सर्कल है जिसका प्लेन परपेंडिकुलर है ज्योग्राफिक एक्सिस के। तो वैसे अगर हमें मैग्नेटिक इक्वेटर भी यहां पे ड्रॉ करना हो तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, एक ऐसा सर्कल जिसका प्लेन जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्वेटर्स में भी एंगल कितना बनेगा, उतना ही जितना दोनों एक्सिस के बीच में बन रहा है। ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जितना एंगल है उतना ही एंगल बनेगा ज्योग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर के प्लेन्स के बीच में। दोनों सर्कुलर प्लेन्स हैं, राइट। मतलब यह हुआ कि अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे धागे के साथ इक्वेटर के आसपास, वो कैसे रेस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल। और अगर आप पोल्स पे चले जाओगे तो वो कैसे रेस्ट करेगा, वर्टिकल। हाँ, नॉर्थ पोल पे जाओगे तो जब इस मैग्नेट को आप सस्पेंड करोगे ये ऐसे रेस्ट करेगा ज्योग्राफिक नॉर्थ पे। इसका नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ जा रहा होगा और साउथ ऊपर होगा, तो ये वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ये वर्टिकल रेस्ट करेगा। यहां पर आ जाओगे तो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस अगेन ये वर्टिकल है, बट इसका साउथ ग्राउंड की तरफ होगा और नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो कई बार पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कहां पे मैग्नेट वर्टिकली ओरिएंट करेगा खुद को, एट पोल्स। याद रहेगा ये आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम? आई होप ये चीज फंडामेंटल आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम कारण पे भी आएंगे, अर्थ किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। सचमुच में कोई बार मैग्नेट बरीड नहीं है, ऐसा लगता है कि मानो एक बार मैग्नेट बरीड हो। तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ किस तरह से क्रिएट कर पा रही है, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, तो हम उस चीज को भी अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उससे पहले ये बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है। ठीक है, यहां पर मेरी लैंग्वेज में और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में एक छोटी सी चेंज है। लैंग्वेज में चेंज है, कंसेप्ट में चेंज नहीं है। रिमेंबर, क्या चेंज है बेटा, एनसीईआरटी में जहां मैग्नेटिक नॉर्थ है वहीं पे, सॉरी, जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसी को मैग्नेटिक नॉर्थ कहा, मैंने इसको क्या बोला, मैग्नेटिक साउथ। हालांकि गलत नहीं है क्योंकि फील्ड लाइंस यहां एंटर कर रही हैं, जहां फील्ड लाइंस एंटर करती हैं किस पोल में एंटर करती हैं, साउथ पे, तो इसको मैंने मैग्नेटिक साउथ बोला। बट एनसीईआरटी में इसको मैग्नेटिक नॉर्थ ही कहा गया है। और जहां ज्योग्राफिक साउथ है, मैंने यहां पे कौन सा मार्क किया, वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ को मार्क किया मैंने, नॉर्थ मैग्नेटिक, क्योंकि फील्ड लाइंस यहां से बाहर आ रही हैं। लेकिन उन्होंने इसको नॉर्थ ना कह के इसको साउथ है, उन्होंने ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक पोलैरिटी को सेम रखा है, लेकिन साथ में एक चीज लिख दी है भाई, अर्थ का केस बाकी मैग्नेट्स के केस से ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्टिंग है। नॉर्मली मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, अर्थ के केस में साउथ पोल से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं और नॉर्थ में एंटर करती हैं। मेरे केस में भी सेम था, बट मैंने कहा था ज्योग्राफिक साउथ से बाहर आके ज्योग्राफिक नॉर्थ में एंटर कर रही है, और क्या बोला था, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। बस मैग्नेटिक नॉर्थ बोल दिया, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर आएंगे। एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा देख के, वहां पे इसको साउथ ही कहा, मैग्नेटिक साउथ, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन ये कह दिया कि यहाँ पोलैरिटी ऑपोजिट है, मतलब पैटर्न ऑपोजिट है। साउथ पोल से लाइंस बाहर आएंगी और नॉर्थ में आके एंटर करेंगी। बात तो एक ही है, फील्ड तो ऐसा ही है, इसलिए डायग्राम में इमेजिन करो, विजुअलाइज कर लो इस फील्ड को, राइट। समझ आ गई ये बात। अब अर्थ के सरफेस पे आप खड़े हैं, जैसे मैं जम्मू में खड़ा हूं, अगर जम्मू में इस टाइम पे मुझे यहां अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहां पे फील्ड कैसा है, एक एक चीज, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हर एक चीज अगर इसके बारे में आपको अंदाजा लगाना है, तो उसके लिए आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना जरूरी है, 3 फीचर्स का पता होना जरूरी है। जैसे आपने वेक्टर स्टडी किया था
तो बेटा वेक्टर्स के भी 3 ट्रेड्स आपने पढ़े थे, आपको याद होगा। एक होता है लाइन ऑफ एक्शन, हर वेक्टर की अपनी लाइन ऑफ एक्शन है, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड और तीसरा होता है डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर के ये तीनों ट्रेड्स आपको पता तो मतलब वेक्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास है। वैसे ही किसी जगह पे खड़े होकर अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, जियोमैग्नेटिज्म के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक, 3 फीचर्स का पता होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए यहां पे इस जगह पे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कितनी है, जम्मू में अलग होगी, न्यू दिल्ली में अलग होगी, न्यू जर्सी में अलग होगी, ऑस्ट्रेलिया में अलग होगी, हर जगह पे डेक्लिनेशन की वैल्यू अलग अलग होगी। तो किसी एक जगह पे अर्थ की, किसी एक अर्थ के सरफेस पे, किसी एक लोकेशन पे फील्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए पहला फीचर आपको क्या पता होना चाहिए, दैट शुड बी मैग्नेटिक, दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। दूसरा फीचर है बेटा मैग्नेटिक डिप, या इसको हम इंक्लिनेशन भी कहते हैं। डेक्लिनेशन को थीटा से डिनोट करते हैं, इंक्लिनेशन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। आपको हर एक स्पेस, अर्थ के सरफेस पे, हर एक लोकेशन पे डिप की वैल्यू भी अलग अलग होगी, डेक्लिनेशन की वैल्यू भी अलग अलग होगी। और सिर्फ ये 2 भी काफी नहीं है, तीसरे फीचर आपको पता होना चाहिए, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहां बता रहा हूं मैं, कई जगहों पे सरफेस के पैरेलल चल रहा है फील्ड, मतलब हॉरिजॉन्टल है, आदमी खड़ा है, उसके पैरेलल जा रहा है ये फील्ड, तो इक्वेटर के आसपास फील्ड टोटली हॉरिजॉन्टल रहता है। जितना फील्ड है वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल है। पोल्स पे आ जाए तो जितना फील्ड है सारा का सारा वर्टिकल है। एक पोल में लाइंस एंटर कर रही हैं, दूसरे पोल से लाइंस वर्टिकली आउटवर्ड एमर्ज कर रही हैं, मतलब धरती से बाहर आती हुई लाइंस देखेंगी यहां पे, और यहां पे सरफेस के ऊपर से नीचे जाती हुई लाइंस देखेंगी, राइट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे कहीं देखोगे तो कुछ और एंगल बना रहा होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, कुछ वर्टिकल भी होगा। अगर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो इसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व किया जा सकता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो जब बी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके भी कंपोनेंट्स होंगे। तो तीसरा ट्रेड कौन सा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आगे डिस्कस करूंगा भाई वर्टिकल क्यों नहीं लिया, हॉरिजॉन्टल ही क्यों लिया, या नेट मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लिया, तो ये चीज आगे डिस्कस करते हैं। शॉर्टकट में बता रहा हूं, अर्थ के सरफेस पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बड़ा इस्तेमाल जो हम करते हैं दैट इज फॉर नेविगेशन, कंपास यूज करते हैं। अब कंपास आपने देखी होगी स्कूल की लैब में भी, वो एक छोटा सा बॉक्स रहता है सर्कुलर, उसके अंदर ये कंपास फिक्स्ड होती है, बीच में एक मैग्नेटिक नीडल। इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली, ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने की परमिशन ही नहीं है इसको, ये सिंपली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकती है। तो जब ये अपने आप को अलाइन करेगी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, किसी भी मैग्नेटिक नीडल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी, फील्ड के पैरेलल अलाइन करेगी। हो सकता है फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो, बट नीडल को इधर घूमने की परमिशन नहीं है, तो ये फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग खुद को अलाइन करती है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना हो किसी जगह पे, जैसे यहीं पे इसी लोकेशन में जम्मू में मुझे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है, तो तीनों में से कोई एक कंपोनेंट मिल जाए, बाकी डेल्टा हमें पता हो, बाकी कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, बट कौन सा कंपोनेंट हम डायरेक्टली डिटरमिन कर सकते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबली, ये भी आगे डिस्कस करूंगा हम कैसे इसको डिटरमिन करेंगे, ठीक है। तो इट कैन बी डिटरमिन डायरेक्टली, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो नेविगेशन है उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने थर्ड फीचर में किसको ऐड किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आगे चल के इसको डिफाइन करता हूं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, और ये सारे फीचर्स वन बाय वन जरा हम डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले हम आते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन पे। व्हाट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन? तो बेटा डेक्लिनेशन स्टडी करने से पहले आपको 2 टर्म्स का पता होना चाहिए। ये 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक होती है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? किसी एक जगह पे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, इट्स अ वर्टिकल प्लेन। लिखिए बेटा साथ साथ में, ये मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ नाम लिख रहा हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। और दूसरा होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। And what is geographic meridian? Geographic meridian is a vertical plane passing through the geographic axis of earth. मतलब अर्थ के सरफेस पे हर एक किसी भी जगह पे आप खड़े हैं, वहां एक वर्टिकल प्लेन, जैसे ये दीवार, ये बोर्ड एक वर्टिकल प्लेन है। मान लो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन है,
ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ। तो एक वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से पास कर रहा है वो क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्योंकि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक साउथ, एक वर्टिकल प्लेन जो यहां से पास कर रहा है। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, तो पक्की बात है ये प्लेन अगर मैं अर्थ के नीचे सेंटर तक लेके जाऊं तो अर्थ के ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करेगा। सच अ प्लेन इज सेड टू बी ज्योग्राफिक मेरिडियन। सो ज्योग्राफिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ, and magnetic meridian is a vertical plane passing through magnetic meridian of earth। हो सकता है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ये है, बट मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ थोड़ा इंक्लाइंड है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? एक वर्टिकल प्लेन दैट पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। समझ आ गया? सो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस इज मेरिडियन। अगर ज्योग्राफिक एक्सिस से पास कर रहा है तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, अगर मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा है दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। आप खुद विजुअलाइज करें, ये आ गया यहां पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा या दोनों कोइंसाइड करेंगे? दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। सो व्हाट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन? इसके आगे लिख सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के लिए इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between magnetic meridian and geographic meridian of earth at a particular place। क्योंकि मैंने बार बार कह चुका हूं हर जगह पे इनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी तीनों फीचर्स की। सो एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ, अर्थ के सरफेस पे किसी एक प्लेस पे किसी एक पोजीशन पे क्या होगा? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मान लीजिए ये है इसका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये जो प्लेन है सपोज दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा होगा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या सिंपली मैग्नेटिक डेक्लिनेशन विच इज डिनोटेड बाय एंगल थीटा, राइट? ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल हो सकता है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ इधर है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ इधर है, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इट इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस या एंगल मेड बाय द, बेटा लिख सकते हैं आप, ध्यान से सुनिए, it is the angle made by the axis of a bar magnet free to rotate in horizontal plane। मतलब compass is free to rotate in horizontal plane। it is the angle between the axis of magnetic needle and true north south direction या angle made by the axis of a bar magnet which is free to rotate in horizontal plane, angle made by the axis of this magnet with the true north south direction, true north south या geographic north south के साथ। ये मैग्नेट तो जब इधर रेस्ट करेगा ये तो इस मैग्नेटिक साउथ की ओर रेस्ट करेगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ कहीं और होगा, दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने कंपास यूज की नेविगेशन के लिए, कंपास ने बताया भाई ये डायरेक्शन नॉर्थ है, आपको पहले से पता है यहां डेक्लिनेशन है 10 डिग्री का। अगर 10 डिग्री का डेक्लिनेशन है तो आपको पता चल जाएगा भाई कंपास इसको नॉर्थ कह रही है लेकिन एक्चुअली नॉर्थ इधर ना होके इधर होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। समझ आई ये बात? तो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब ये भी मैंने कहा था अर्थ के सरफेस पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहां एक्ट कर रहा है, दिस इज बी वेक्टर, तो इसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, लेकिन वो तभी डिटरमिन कर पाएंगे अगर ये एंगल या ये एंगल आपको पता हो। तो किसी भी अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल बना रहा है, कितना नीचे डिप कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे डिप कर रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, राइट? सो अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसके लिए आप लिख सकते हैं बेटा, इट इज द एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल। इट इज द एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन भी मत लिखिए, एक वर्टिकल प्लेन भी खास वर्टिकल प्लेन। कौन सा वर्टिकल प्लेन? मैग्नेटिक मेरिडियन। सो इट इज द एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट फ्री टू रोटेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले आपने कंपास रखी, आपको पता चला ये है मैग्नेटिक मेरिडियन।
ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ था, कंपास यहां पॉइंट कर रही है। अब इसी प्लेन के अंदर अब डायरेक्शन मिल गई ना नॉर्थ साउथ, इसी में ये कंपास पहले आपने ऐसे रखी थी, ये ऐसे रोटेट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसी कंपास को ऐसे कर दो। जब आप ऐसे करोगे नो इट इज फ्री टू रोटेट इन दिस वर्टिकल प्लेन, और ये वर्टिकल प्लेन कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब ये कहां को अलाइन करेगी? अपने आप को रिजल्टेंट फील्ड के अलॉन्ग अलाइन करेगी, जो नेट फील्ड है, तो कंपास ऐसे रेस्ट करेगी। जब कंपास ऐसे रेस्ट करेगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल ये बनाएगी, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिप या फिर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ये भी प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। समझ आई ये बात? इसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिप सर्कल। डिप सर्कल बेटा कंपास की तरह ही है, जैसे मैंने कहा कंपास को ऐसे कर दो तो कैलिब्रेशन उसमें की जाती है, बस कंपास की तरह ही है। ये कंपास का जो सर्कल और प्लेन है जिसमें वो रोटेट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है, डिप सर्कल में वो वर्टिकल हो जाता है। इसमें कैलिब्रेशंस होती है, यहाँ एंगल 90 डिग्री मार्क किया जाता है, यहाँ पर 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री, और बीच में अलग अलग कैलिब्रेशंस हम कर देंगे। इसके बीच में कोई भी मैग्नेटिक नीडल जो है, जैसे मान लो आपने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब भी आप मैग्नेटिक नीडल या डिप सर्कल ऐसे रखोगे तो इसका नॉर्थ पोल नीचे डिप करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा होगा, ये एंगल, दिस एंगल इज डेल्टा, और इसकी कैलिब्रेशन होगी, ये आपको बता देगा 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, या कितनी इसकी वैल्यू है। तो इट इज द एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू रोटेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एट दैट प्लेस। हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे डिप कर रहा है। हाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो लाइंस बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को जा रहा होगा, तो ये वाला जो इसका टिप है ये ऊपर आएगा, ये इस तरह से रेस्ट करेगा। साउथ पोल नीचे डिप करेगा, नॉर्थ ऊपर जाएगा। वॉट एवर इट इज, कोई भी पोल नीचे डिप करे, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डिनोटेड बाय डेल्टा। तो ये बात समझ आई आपको? तो बेटा बी हॉरिजॉन्टल की जो वैल्यू है, कॉमन सेंस की बात है, अगर ये एंगल डेल्टा है तो ये बी कॉस डेल्टा होनी चाहिए। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जैसे आप रिजॉल्व करते थे, और ये बी साइन डेल्टा होगा। तो इसके साथ साथ आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का रिलेशन मिल गया नेट मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ और एंगल ऑफ टिप के साथ। सो डेल्टा और बी पता होंगे तो बी एच बी वी मिल जाएगा, या ऐसा कहो बी एच और बी पता होंगे तो डेल्टा मिल जाएगा, बी वी और बी होंगे तो भी डेल्टा मिल जाएगा। कोई दो वैल्यूज मिल जाएं चारों में से, कौन कौन सी? डेल्टा, बी वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल और नेट फील्ड बी, इन चारों में से कोई दो वैल्यूज पता होंगी तो बाकी दो आप डिटरमिन कर पाएंगे इन फॉर्मूले को यूज करके, राइट? यहीं पर बेटा ये ज्योग्राफिक मेरिडियन था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था। हम चाहें तो यहां पे भी, कई बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है एक ही डायग्राम के अंदर डेक्लिनेशन, डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तीनों फीचर्स को दिखाइए। तो पहले ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है ये हो गया मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। फिर यहां पे ये अब मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रहा होगा दैट एंगल इज डेल्टा। फिर ये बी हॉरिजॉन्टल यहां आ जाएगा और बी वर्टिकल यहां आ जाना चाहिए। बी वर्टिकल क्या है, अभी अभी लिखा मैंने, बी साइन डेल्टा, और बी हॉरिजॉन्टल क्या है, दैट इज बी कॉस डेल्टा, जो कि मैंने इस डायग्राम में भी शो किया था, राइट? एक काम आप और कर सकते हैं, अगर इन दोनों को स्क्वेयरिंग और एडिंग करो, अगर आप इन दोनों की स्क्वेयरिंग और एडिंग करो तो बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल का स्क्वायर, राइट साइड में इनके स्क्वायर्स को ऐड करना होगा तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं नेट फील्ड बी का स्क्वायर या बी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी वर्टिकल का स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। एक रिलेशन आप ये यूज कर सकते हैं यहां पे। एक रिलेशन यहां पर और आप यूज कर सकते हैं, अगर आप इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करके देखें, सो बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, ये किसके इक्वल आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू tan ऑफ डेल्टा। करके देखिए जरा, दिस अपॉन दिस, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, बी कैंसल आउट हो जाएगा, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा क्या हो जाना चाहिए, tan डेल्टा। तो ये दो एडिशनल फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले ये थे, बी हॉरिजॉन्टल इज बी कॉस डेल्टा, बी वर्टिकल इज बी साइन डेल्टा। इन्हीं से दो और फ्रेम कर दिए हमने
स्क्वेयरिंग और एडिंग की तो नेट फील्ड बी इज रूट ऑफ बी वर्टिकल स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, या डिवाइड करके देखा तो बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल इज tan डेल्टा। बस इन्हीं फॉर्मूले के बीच में जब भी कोई क्वेश्चन आए, और आएगा जरूर क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक से इस बार, फॉर श्योर आना है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आपको। तो अल्टीमेटली ये रिलेशंस आ गए। अब कोई भी दो वैल्यूज आपको गिवन होंगी, डेल्टा और बी वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल और बी में से कोई एक, बाकी दो आप डिटरमिन कर पाएंगे इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इसके साथ ही तीसरा कंपोनेंट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रीजन बता चुका हूं इसी को क्यों लिया हमने, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होता है, और अगर किसी एक जगह पे मुझे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करना हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम डायरेक्टली डिटरमिन कर पाते हैं, उसके बाद हम बाकी निकाल सकते हैं। डेल्टा भी डायरेक्टली डिप सर्कल से मिल जाएगा, बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्टली मिल जाएगा, डेल्टा और बी हॉरिजॉन्टल मिल गए, बी वर्टिकल मिल गया, बी वर्टिकल मिल गया, बी हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी है तो बी भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। तो समझ आ गए ये तीनों फीचर्स। अब बेटा हम चलते हैं ये तीनों फीचर्स, अब आप इसको नोट कर चुके होंगे तो मैं आगे बढ़। तो स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें और हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, वैसे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट स्टिल यू मस्ट नो। आइसोक्लिनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस हम ऐसी लाइंस को कहते हैं जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू सेम होगी, डिप एंगल सेम होगा, और ए क्लिनिक लाइन उस लाइन को बोलते हैं जहाँ पे डिप एंगल जीरो होगा। डिप एंगल जीरो होने का मतलब ये होगा कि नेट फील्ड हॉरिजॉन्टल होगा, और फील्ड हॉरिजॉन्टल कहाँ होता है, इक्वेटर के आसपास। ज्योग्राफिक इक्वेटर नहीं, मैग्नेटिक इक्वेटर, हालांकि दोनों बहुत करीब हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये देखो, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये डायग्राम में आपको ज्योग्राफिक एक्सिस दिखाया है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये मैंने मैग्नेटिक इक्वेटर, ये सर्कुलर लाइन, ये सारी लाइंस बेटा सर्कुलर हैं, ठीक है। आपको सामने वाला पार्ट दिख रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक इक्वेटर है दैट इज ए क्लिनिक लाइन, इसके हर एक पॉइंट पे डिप की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फील्ड जो है थ्रू आउट वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। सच अ लाइन इज सेड टू बी ए क्लिनिक लाइन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इक्वेटर। और इसी के पैरेलल ऐसी लाइंस अगर आप बहुत सारी ड्रॉ कर लो, जैसे ये है, तो ये सारी की सारी लाइंस कैसी होंगी, आइसोक्लिनिकल लाइंस। किसी एक लाइन पे, जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ डायग्राम में शो की है, किसी एक लाइन पे डिप एंगल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। वैसे बेटा होती हैं आइसोगोनिक लाइंस। तो आइसोगोनिक लाइंस वो लाइंस होती हैं जहाँ पे डेक्लिनेशन की वैल्यू सेम हो, सेम वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये जो मैंने रेड कलर से लाइंस, ये पोल टू पोल मैग्नेटिक पोल्स में जो लाइंस यहाँ पे शो किए हैं, दीज लाइंस आर बेसिकली आइसोगोनिक लाइंस। इनमें से हर एक लाइन पे डेक्लिनेशन की वैल्यू सेम होगी, थीटा की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। और ऐसी लाइन जिस पे थीटा की वैल्यू जीरो होगी उसको बोलेंगे एगोनिक लाइन, राइट। तो और एक और होती हैं आइसोडायनेमिक लाइंस, जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स सेम। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं आइसोडायनेमिक लाइंस, ठीक है। और बेटा दो फिनोमिना हमें और देखने को मिलते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, नॉर्दर्न लाइट्स एंड साउदर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स को हम ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, और साउदर्न लाइट्स को हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहते हैं। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल के पास है। तो होता क्या बेटा, इन पोल्स के पास ये ऊपर यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, तो फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, और यहाँ फील्ड लाइंस बहुत कंसंट्रेटेड होती हैं, और यहाँ से इस पोल से ये फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, राइट। तो अगर मैं इन फील्ड लाइंस को आपको दोबारा शो करूँ, तो इस पोल से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, इधर इधर इधर। अब क्या होता है कि सन की रेज के साथ हाई एनर्जी रेडिएशंस आती हैं जब सरफेस पे, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में टॉप लेयर में वो एयर के पार्टिकल्स को, एयर के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देती हैं। तो वो आयन्स, जैसे देखो हमने पढ़ा था, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के ओब्लिकली एंटर करे तो कैसा पाथ फॉलो करता है, ओब्लिकली। तो सोलर फ्लेयर जैसे ही एंटर करती है यहाँ पे ओब्लिकली, तो चार्ज पार्टिकल कोई भी ओब्लिकली एंटर करेगा तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करता हुआ अर्थ के सरफेस की तरफ जाना शुरू कर देता है। सेम इज़ द फिनोमिना एट द साउथ पोल एज वेल एज एट द नॉर्थ पोल। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो एयर पार्टिकल्स है वो आयनाइज होते हैं, और फिर वो उनके इलेक्ट्रॉन बीच में एक्साइटेड स्टेट में जाके फिर डी एक्साइट होते हैं। जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो लाइट एमिट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ऐसी लाइट्स दिखती हैं जिनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स एंड साउदर्न लाइट्स, ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस।
ये आपकी एनसीईआरटी में भी एक वो ब्लू कलर के बॉक्स में इसके ऊपर आर्टिकल गिवन होगा, एक बार पढ़िएगा। मैं अभी वीडियो में एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से पैदा हुआ है। और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड जहां कहीं क्रिएट होता है मूविंग चार्जेस या करंट की वजह से क्रिएट होता है। तो यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, कॉज ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो कारण है बेटा, इसमें बहुत सारे व्यूज थे, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी चीजें सोची। तो एक चीज तो देखिए, रोटेशन ऑफ अर्थ कारण हो सकता है, बिकॉज करंट कैरिंग कॉइल इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग कॉइल इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो जब अर्थ रोटेट करेगी तो अर्थ के सरफेस पे जो भी बॉडीज है, जो भी मटेरियल है, वो है तो मैटर, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। जब वो रोटेट करेंगे तो वो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स के एनालॉगस हो जाएंगे, एंड एवरी करंट कैरिंग कॉइल इज अ मैग्नेटिक डायपोल। यस और नो? हमने बोहर्स मैग्नेट्रॉन भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन की वजह से एटम पे भी मैग्नेटिक पोलैरिटी आती है। सो दैट इज व्हाई अर्थ की रोटेशन की वजह से इस पे मैग्नेटिक पोलैरिटी आ रही होगी, ये सोचा गया। फिर ये सोचा गया भाई जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव जब ये इकट्ठे रोटेट करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट नहीं करेंगे क्या? फिर और ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, बहुत सोचा गया इस पे। फाइनली ये चीज समझ आई कि इसका जो कारण है, कॉज ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, दैट इज मॉल्टन कोर। आप जानते हैं अर्थ का कोर मॉल्टन है, सेंटर में जो कोर है ये मॉल्टन स्टेट में है, और इसमें सारे के सारे हैवी मेटल्स होते हैं। और मेटल कोई भी हो, जब वो मॉल्टन स्टेट में होता तो वो आयनाइज्ड होता है, वो पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में होता है। क्रस्ट की रोटेशन से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा, मॉल्टन कोर की रोटेशन से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बिकॉज मॉल्टन कोर इज रिच इन पॉजिटिव आयंस। तो जब पॉजिटिव आयन किसी एक पैटर्न पे रोटेट करते हैं, किसी एक साइड पे, किसी एक डायरेक्शन में जब ये रोटेट करते हैं तो ये करंट कैरिंग कॉइल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो एक एंड पे मैग्नेटिक नॉर्थ और एक एंड पे मैग्नेटिक साउथ पोलैरिटी आ जाती है। इसकी वजह से अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का क्रिएट हुआ है। ये रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक पोलैरिटी आ रही है। गॉट इट? तो ये बात आपको समझ आई होगी, आई होप। सो अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिज्म के कारण दो हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मॉल्टन कोर। हालांकि एक चीज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, बट उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो टॉप मोस्ट लेयर है, दैट इज आयनोस्फेयर, पढ़ा होगा आपने, बट वहां आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और वैसे भी वो सरफेस से भी ऊपर है। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है I इंटू एरिया, पढ़ा होगा आपने। तो वैसे ही या सर्कुलर, ऐसा छोड़िए उसको भी, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2R, R डिनोमिनेटर में है, R लार्ज होगा तो फील्ड कम होगा कि नहीं? फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कम होगी। तो आयनोस्फेयर एक तो है दूर, और वहां आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम है। अर्थ के एटमॉस्फेयर की 99% एयर बेटा पहले 50 किलोमीटर से नीचे है। आयनोस्फेयर की जो हाइट है वो 400 किलोमीटर से ऊपर जाके आती है। तो इसलिए वहां पे नो डाउट उनकी सर्कुलेशन की वजह से भी थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, बट उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। मेन इफेक्ट किसका है, कंट्रीब्यूशन किसका है? मॉल्टन कोर का। सो दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मॉल्टन कोर। अगर मॉल्टन कोर ना होता तो भी मैग्नेटिक फील्ड ना होता, और अगर मॉल्टन कोर है और रोटेशन नहीं है तो भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अब ये माना तो गया, बट इसके पीछे क्या हमारे पास कोई एविडेंसेस हैं? यस, देयर आर एविडेंसेस। क्या एविडेंसेस हैं हमारे पास? हमने देखा प्लैनेट वीनस हैज स्लोएस्ट रेट ऑफ रोटेशन, ये सबसे धीरे रोटेट करता है अपने एक्सिस के अबाउट, इट हैज स्लोएस्ट रेट ऑफ रोटेशन, इसका रेट ऑफ रोटेशन स्लोएस्ट है। और हमने ये भी देखा इसका वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसका वीकेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम में इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीकेस्ट है। दूसरा हमने देखा बेटा जुपिटर, प्लैनेट जुपिटर, इट हैज फास्टेस्ट रेट ऑफ रोटेशन, ये सबसे तेज रोटेट करता है, फास्टेस्ट रेट ऑफ रोटेशन। और हमने ये भी देखा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इन सोलर सिस्टम।
तो पता चल गया ये एविडेंसेस हैं जो प्रूव कर रहे हैं कि रेट ऑफ रोटेशन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। ठीक है, सो इसके लिए तो एविडेंस मिल गए। रही बात मॉल्टन कोर के लिए, तो मॉल्टन कोर के लिए एविडेंस क्या था? हमने देखा मून अपने एक्सिस पे काफी हाई रेट पे रोटेट करता है, हाई स्पीड से, बट मून हैज नो मॉल्टन कोर। मून हैज नो मॉल्टन कोर, मून के पास कोई मॉल्टन कोर नहीं है। और प्रैक्टिकली भी हमने ये चीज ऑब्जर्व की, नो अप्रिशिएबल मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। मून का ग्रेविटेशन फील्ड तो है बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करता। ठीक है, तो दीज आर द एविडेंसेस जो प्रूव कर रहे हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मॉल्टन कोर, दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, तो रीजंस आपको समझ आ गए होंगे। अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशंस ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। जब मैंने पहला टॉपिक यहां पहला फीचर आपसे डिस्कस किया, दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन विच इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो आपको लग रहा होगा शायद ये अर्थ के सरफेस पे हर जगह पे ये एंगल 11.5 डिग्री आना चाहिए। नो बेटा, ऐसा नहीं है। अर्थ के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे ये एंगल 11.5 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसको बेटा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। एक्सिस स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई प्लेन्स नहीं है, एक्सिस स्ट्रेट लाइंस है। मान लो ये दो एक्सिस हैं, एक ज्योग्राफिक एक्सिस और एक मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये इस तरह से दिख रहे हैं। अब इसके बाहर अर्थ है, ग्लोब ऐसे। अगर तो आप अर्थ के सरफेस पे इस लोकेशन पे होंगे तो आपको ये एंगल एग्जैक्टली उतना ही दिखेगा जितना ये एक्चुअली है, मतलब 11.5 डिग्री का एंगल दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी सरफेस पे यहां आ जाते हैं अर्थ के सरफेस पे इस साइड, तो देखो वहां से ये एंगल कम दिखेगा। और अगर आप कहीं इस लोकेशन पे होंगे अर्थ के सरफेस पे, तो ये एंगल आपको 0 भी दिखेगा। वहां से देखने में ये दोनों ऑलमोस्ट आपको कोइंसाइड करते हुए देखेंगे। इसलिए दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 11.5 डिग्री है, बट अर्थ के सरफेस पे लोकेशन टू लोकेशन, प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू बदलती रहती है। अब वेरिएशन इन जियोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं बेटा। तो दो तरह की वेरिएशंस होती हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। एक होती है लोकेशन वाइज, प्लेस टू प्लेस, उसको हम ज्योग्राफिक वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस इन जियोमैग्नेटिज्म। तो जियोमैग्नेटिज्म में कैसी कैसी वेरिएशन हमें दिखती हैं? एक होती हैं ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन टू लोकेशन, प्लेस टू प्लेस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। इंडिया में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, इंडिया में भी कश्मीर में अलग होगा, कन्याकुमारी में अलग होगा। अलग होने का मतलब तीनों फीचर्स अलग अलग होंगे, डेक्लिनेशन अलग होगा, डिप अलग होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग अलग होगा। ठीक है, दूसरी वेरिएशंस हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा टेम्पोरल वेरिएशंस। टाइम के साथ जो वेरिएशंस आ रही हैं, टेम्पोरल वेरिएशंस। टेम्पोरल वेरिएशंस में भी दो होती हैं, एक होती हैं सडन और एक होती हैं ग्रेजुअल। मतलब लोकेशन टू लोकेशन की बात नहीं कर रहे, प्लेस टू प्लेस की बात नहीं कर रहे, एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे, जम्मू में खड़े हैं तो जम्मू की बात कर रहे हैं। आज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अलग है, आज के 10 साल पहले अलग था, आज से 100 साल पहले इसकी डायरेक्शन अलग थी, डिप डेक्लिनेशन अलग थे, आज से 2000 साल पहले इसकी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अलग था। तो टाइम के साथ जो वेरिएशंस आती हैं उसको बोलते हैं टेम्पोरल वेरिएशन। कभी कभार सडन वेरिएशंस आती हैं अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस में, सडन टिल्ट। ये लास्ट टाइम कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी, उसके बाद सुनामी वगैरह आई थी, तो अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस में एक सडन टिल्ट आया था, पॉइंट समथिंग डिग्री का। दैट्स अ सडन वेरिएशन। सडन वेरिएशन कभी कभार आती है टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने की वजह से। मॉल्टन लावा किसी एक साइड अचानक फ्लो कर जाता है और कहीं पे जाके सॉलिडिफाई हो जाता है, कहीं पे अर्थ के सरफेस पे लोकल पोल्स छोटे छोटे क्रिएट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, वो सडन वेरिएशंस है। तो उसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। लेकिन जो ग्रेजुअल वेरिएशंस हैं इनका एक पैटर्न है। हम इसको जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम ऑब्जर्व करें 10-15 साल के बाद, हल्की सी चेंज जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1-2 साल में तो आप चेंज फील ही नहीं कर पाएंगे, कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स अपनी अपनी पोजीशन से रिसीड कर रहे हैं। ये पोल इधर ट्रेवल कर रहा है और ये पोल इधर ट्रेवल कर रहा है। किस रेट पे ट्रेवल कर रहे हैं? ऊपर से देखेंगे तो 1 किलोमीटर पर ईयर, और 1 किलोमीटर पर ईयर अर्थ का सरफेस इतना बड़ा है, उसके हिसाब से ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है।
इसको आप डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब फिर हमें कैसे पता चला वो भी बताता हूं। अर्थ के सरफेस पे ये मैग्नेटिक पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है, ये माना जाता है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर ईयर, मतलब ये मैग्नेटिक एक्सिस इस तरह से टिल्ट कर रहा है। अब यहां पे साइंटिस्ट कम्युनिटी के दो ओपिनियन है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एंगुलर एसएचएम शो करेगा, मैग्नेटिक एक्सिस यहां जाएगा फिर यहां से वापस आएगा, तो इस तरह से पोल्स पहले इधर आ रहे हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, एक स्टेज तक जाएंगे फिर वहां से वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस एंगुलर एसएचएम शो कर रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऐसा नहीं होगा, ये लगातार इस तरह से ट्रेवल करते 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 अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे। मैग्नेटिक नॉर्थ कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये यहां आ जाएगा और मैग्नेटिक साउथ यहां आ जाएगा, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं। तो ये बात आपको समझ आई। हालांकि इस प्रोसेस में कुछ लोगों को तो ये मानना है कि आज तक 171 रिवर्सल्स हो चुके हैं। आज तक इतने रिवर्सल्स हो चुके हैं। ये कितने पीरियड ऑफ टाइम में? 7.6 इंटू 10 to the power 7 years विच इज अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ। इतने सालों में 171 टाइम्स ये रिवर्सल्स हो चुके हैं ऑलरेडी। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है। ठीक है, एनीवे इसके लिए हम कभी भी इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज इस काम के लिए हजारों लाखों साल लगते हैं और एवरेज ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 100 ईयर्स भी नहीं है, ये तो बहुत कम है। तो हम कैसे चेक करें भाई ये पोलैरिटी रिवर्स होगी कि नहीं? आज एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, वो 25, 30, 50 साल काम करेगा, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। तो फिर हमें ये कैसे पता चलता? और पुराने रिकॉर्ड्स भी नहीं रहते, अर्थ के सरफेस पे वो लगातार डैमेज होते रहते हैं। तो किस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिक पोलैरिटी शिफ्ट हो रही है? ये इंपॉर्टेंट है समझना। इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, अर्थ के सरफेस पे जगह जगह वॉल्केनिक इरप्शंस होती रहती हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो अंदर से मॉल्टन लावा बाहर निकलता है, अंदर हैवी मेटल्स और ज्यादातर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनसे परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। हाँ, वो मॉल्टन स्टेट में परमानेंट फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं शो करता, लेकिन जब सॉलिड स्टेट में आता है तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे हम। फेरोमैग्नेटिक सिंपल वर्ड्स में आप ये मान लो, जो मैग्नेटिक मटेरियल था जैसे स्टील या आयरन, वो मैग्नेटिक फील्ड में आते ही मैग्नेटाइज हो जाता है, ऐसे मटेरियल्स। तो मॉल्टन कोर में ऐसे ही मटेरियल्स हैं। जब वो वॉल्केनिक इरप्शन में बाहर आते हैं और सॉलिडिफाई होते हैं, रॉक्स की फॉर्म लेते हैं, होता क्या बेटा, हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। पहले तो ये डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जैसे आयरन का पीस लेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स हैं। मैग्नेटिक डोमेन्स, डोमेन क्या है? एक छोटा बार मैग्नेट समझ लो, बना बनाया बार मैग्नेट अंदर पड़ा हुआ है। बड़े से बड़े डोमेन का साइज 1 मिलीमीटर तक हो सकता है, बाकी इससे भी छोटे हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन 1 मिलीमीटर साइज इतना बड़ा साइज है कि जिसको आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे ये डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो ओवरऑल ये फील्ड लाइंस इधर से चलती है, इधर क्लोज लूप बना रही है, तो बाहर इसका कोई असर नहीं दिख रहा, जैसे एक ऑर्डिनरी आयरन का पीस है। लेकिन जैसे आप इसको बाहर से किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो हर एक डोमेन छोटा सा बार मैग्नेट है, इन सब पे टॉर्क एक्ट करेगा। तो ये सारे डोमेन अपने आप को अलाइन करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। आपने देखा होगा मैग्नेट के कांटेक्ट में लाते ही आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये सारे के सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, सबके नॉर्थ एक साइड आ गए, सबके साउथ एक साइड आ गए। तो ये आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो गया, अब ये बार मैग्नेट बन चुका है। तो आयरन के पीस में था क्या, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। मैग्नेटिक डोमेन क्या, बहुत छोटे छोटे बार मैग्नेट्स जो इसके अंदर हैं, रैंडमली ओरिएंटेड थे। जैसे ही फील्ड अप्लाई किया सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो ये पीस ऑफ आयरन मैग्नेटाइज हो गया। गॉट इट? तो जब मॉल्टन लावा सॉलिडिफाई होता है उसके अंदर भी डोमेन्स होते हैं और उसके ऊपर भी एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है। वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। कब? जब लावा सॉलिडिफाई हो रहा था, थोड़ा मॉल्टन था और पार्शियली सॉलिडिफाई। जो जो डोमेन सॉलिड बनता गया वो अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करता गया। मान लो 4 डोमेन भी अलाइन हो गए तो इनका फील्ड भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ हेडअप हो गया। अब बाकी डोमेन भी अलाइन हो जाएंगे। तो जब ये रॉक सॉलिडिफाई होगी तो इसमें सारे मैग्नेटिक डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे।
आज हम उस रॉक को जाके निकालते हैं कार्बन डेटिंग से, रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग से हम लाइफ की, उस रॉक की लाइफ डिटरमिन करते हैं, एज डिटरमिन करते हैं। पता चला जी ये रॉक है लेटर से 10,000 साल पुरानी रॉक है। तो हमने क्या देखा, इस रॉक में जितने मैग्नेटिक डोमेन थे वो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन थे। रॉक तोड़ी, उसको देखा, उसके सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइंड है। रॉक की एज पता चली 10,000 ईयर्स। आज हमने कंपास रखी जब यहां पे, तो हमने देखा कंपास तो ये डायरेक्शन पॉइंट कर रही है, मतलब आज अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। लेकिन 10,000 साल पहले जब ये रॉक बनी थी तब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्टेड था, क्योंकि सारे डोमेन इस डायरेक्शन में अलाइंड है। जब आज हमने कंपास रखी तो कंपास इस डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है, मतलब आज अर्थ के फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अर्थ के 10,000 सालों में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर होगी। तो अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर होगी तो पक्की बात है ये मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हुए होंगे। तो इसके बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स लगातार शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी बेटा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ पे ये ग्रीन, ब्राउनिश, रेड जो कलर्स हैं ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन की वजह से हैं, और नाइट्रोजन की वजह से ब्लू, रेड, पर्पल ये वाले कलर्स यहाँ पे अपीयर होते हैं, राइट। हाँ जी बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट लास्ट में डिस्कस करूंगा, फिर आज की क्लास हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पे, दैट इज एपरेंट डिप। डिप तो बता दिया आपको कि मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, पहले मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से पास कर रहा है, इसके अंदर अगर आप एक डिप सर्कल रखें, अगर आप एक डिप सर्कल रखें तो इसकी मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल लाइन से जिस एंगल से नीचे डिप करेगी दैट इज कॉल्ड एज डिप एंगल, डेल्टा। बट अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रख के आप इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन तो ये है, आप डिप सर्कल को यहां ना रख के इस प्लेन में रखते या इस प्लेन में रखते, डिप सर्कल का प्लेन तो वर्टिकल ही है, तो अलग अलग प्लेन्स के अंदर ये डिप एंगल की वैल्यू अलग अलग देगा, तो वो एरर है। एक्चुअल डिप क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर आपको डिप सर्कल को रखना पड़ेगा। जो डिप एंगल को मेजर करने के लिए डिप सर्कल यूज कर रहे हैं उसको कहां रखना है, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, एक वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा है। बट अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के सिवाय आप किसी दूसरे प्लेन के अंदर डिप सर्कल रख के डिप एंगल को मेजर कर रहे हैं, दैट इज एपरेंट डिप, दैट इज नॉट द एक्चुअल डिप। एक्चुअल डिप से वो वैल्यू अलग आ रही होगी। यहां मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम में 3 प्लेन इमेजिन किए हैं। ये सेंटर में आ गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ब्लू कलर का प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन के उस तरफ डायरेक्टेड है, एक ये रेड कलर से प्लेन शो किया है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन से ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन से इधर है। हाँ, ये ब्लू कलर का प्लेन और रेड कलर का प्लेन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक स्पेशल रिलेशन आपको बताना है। सपोज आप डिप सर्कल को रखते मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो ये डिप एंगल, मैग्नेटिक नीडल यहां रेस्ट करती तो एक्चुअल डिप एंगल आता है डेल्टा, ये एक्चुअल डिप एंगल है। अब यहां पे अगर आपने इसको डिप सर्कल को उस प्लेन से हटा के ये रेड वाले प्लेन में रखा तो आपने क्या देखा, यहां पर जो डिप एंगल आ रहा है वो आ रहा है लेटर से डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 क्या है, एपरेंट डिप। सिमिलरली इसको डिप सर्कल को अगर आप ये ब्लू वाले प्लेन में ले जाओ, तो सपोज ब्लू वाले प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे डिप कर रहा है एंगल डेल्टा 2 से, तो इस प्लेन में डिप एंगल हो गया डेल्टा 2। ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों एपरेंट डिप एंगल्स हैं। एक्चुअल डिप एंगल क्या है, डेल्टा। तो डिप एंगल के लिए डिप सर्कल को आपको कहां रखना, मैग्नेटिक मेरिडियन में, ठीक है, एक चीज ये। दूसरा, अगर किन्हीं दो परपेंडिकुलर प्लेन, जैसे मैंने यहां दिखाया आपको, ये ब्लू कलर का प्लेन और रेड कलर का प्लेन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में एपरेंट डिप एंगल्स आपको पता हैं, एक में डेल्टा 1 और एक में डेल्टा 2 एपरेंट डिप एंगल्स, तो इनका एक्चुअल डिप एंगल से रिलेशन क्या होगा, कॉट स्क्वायर ऑफ डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ डेल्टा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ऑफ डेल्टा। लेकिन ये दोनों एपरेंट डिप एंगल हैं, कैसे प्लेन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में, तब ये रिलेशन एप्लीकेबल, अदरवाइज नहीं। अगर किन्हीं दो परपेंडिकुलर प्लेन्स के अंदर आपको डिप एंगल की वैल्यू पता है तो आप एक्चुअल डिप एंगल इस रिलेशन को यूज करके, ये एक्चुअल डिप है, इस रिलेशन को यूज करके आप डिटरमिन कर सकते हैं। अब ये आया कैसे, ये भी आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। अभी हमने एक रिलेशन लिखा था, tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, इजंट इट।
तो पक्की बात है बेटा कॉट डेल्टा क्या होना चाहिए, वो बी हॉरिजॉन्टल अपॉन बी वर्टिकल होगा कि नहीं, कॉट डेल्टा, यस और नो, यही होना चाहिए। ओके तो ये जो डेल्टा है ये एक्चुअल डिप एंगल है, तो ये एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एक्चुअल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी, ये इस एरो से मैंने डायरेक्ट किया, तो इसका एक कंपोनेंट यहां पे आ गया, ये आ गया बी हॉरिजॉन्टल, और इसी का कंपोनेंट एक वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया नीचे को, इसको हम नाम दे देते हैं बी वर्टिकल। तो डेल्टा बी हॉरिजॉन्टल बी वर्टिकल और नेट बी आपस में रिलेटेड हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने अभी डिस्कस किए थे, एक फॉर्मूला उठाया टेन डेल्टा वाला, वहां से रेसिप्रोकल लेके कॉट डेल्टा, कॉट डेल्टा क्या होना चाहिए, बी हॉरिजॉन्टल अपॉन बी वर्टिकल, नहीं तो आप यहां पैरेललोग्राम बना के भी देख सकते हैं, राइट। अब बेटा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, आप इस प्लेन में जाएं, इस प्लेन में जाएं या इस प्लेन में, वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इधर डायरेक्टेड है, लेकिन आप उठ के इस प्लेन में आ गए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक कंपोनेंट एक्ट करेगा वहां। वैसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है, तो इस प्लेन में आ गए, तो इसका एक कंपोनेंट एक्ट करेगा। सपोज ये जो ब्लू कलर का प्लेन है, यहां पे एंगल बना रहा है थीटा, लेट अस से मैंने 1 यहां लिया ना, तो एक काम करते हैं हम यहां, मैं कहता हूं ये रेड कलर के प्लेन के साथ, सॉरी यहां पे ये एंगल इसका रेड कलर के प्लेन के साथ ये एंगल जो बन रहा है, लेट अस से दैट एंगल इज थीटा। अब यहां पर अगर एंगल थीटा है, तो बी हॉरिजॉन्टल का यहां पर एक कंपोनेंट एक्ट करना चाहिए, यहां इसको रेड कलर से ही लिख देता हूं, इसका कंपोनेंट आएगा BH1 इस प्लेन में, और वैसे ये जो दूसरा वाला ब्लू वाला प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो BH को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, यहां BH1 और यहां BH2, बी हॉरिजॉन्टल 2, ये इस प्लेन की बात हो रही है। BH1 जो है वो बेटा होना चाहिए एंगल यहां पे थीटा, तो BH1 शुड बी इक्वल टू BH इंटू कॉस थीटा, इजंट इट। और BH2 जो है वो क्या होना चाहिए, BH इंटू साइन थीटा, यस और नो, अगर ये एंगल थीटा बीच में, तो बट एंगल थीटा को छोड़ दो, ये एंगल ना भी अगर हम शो करें, एक बात तो पक्की है, BH BH1 और BH2 का रिजल्टेंट है। BH यहां एक्ट कर रहा है बी हॉरिजॉन्टल, इसका एक कंपोनेंट इधर है BH1 और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज BH2। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या है, BH। तो पक्की बात है हम ये कह सकते हैं BH इज इक्वल टू रूट ऑफ BH1 का स्क्वायर प्लस BH2 का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं। यहां हम ऐसा कह लें BH का स्क्वायर इज इक्वल टू BH1 स्क्वायर प्लस BH2 का स्क्वायर। दोनों साइड्स को बेटा डिवाइड कर दो बी वर्टिकल के स्क्वायर के, वैसे भी बी वर्टिकल हर एक प्लेन में सेम है, बी वर्टिकल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BH1 का स्क्वायर अपॉन बी वर्टिकल का स्क्वायर प्लस BH2 का स्क्वायर अपॉन बी वर्टिकल का स्क्वायर। देखो BH अपॉन बी वर्टिकल क्या है, कॉट डेल्टा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर डेल्टा दैट इज इक्वल टू, ये इस प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट सभी प्लेन्स में सेम है, सो ये आ जाएगा कॉट ऑफ डेल्टा 1, कॉट स्क्वायर ऑफ डेल्टा 1 स्क्वायर है ना, और ये हो जाना चाहिए कॉट स्क्वायर ऑफ डेल्टा 2। तो ये रिलेशन आ गया कि नहीं। तो याद रखिएगा दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में अगर एपरेंट डिप एंगल पता है आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में, तो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर डिप एंगल जो होगा डेल्टा, वो रिलेट हो जाएगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। नहीं तो सीधा लिख लो कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2, ये आ जाएगा BH1 का स्क्वायर अपॉन BV स्क्वायर प्लस BH2 अपॉन BV स्क्वायर, BV स्क्वायर कॉमन आ गया, BH1 स्क्वायर प्लस BH2 स्क्वायर इज BH स्क्वायर, और BH स्क्वायर अपॉन BV स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा, राइट। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आज की क्लास में यहीं पे कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अर्थ के सरफेस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करना हो, बी हॉरिजॉन्टल को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका कौन सा है, इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी होंगे और बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।